आज से हम लोग पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1। तो हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि क्या कौन कौन से एक्ट बने थे और कहाँ से इसमें चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए। तो सबसे पहले जो है ना, इलाहाबाद ट्रीटी, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ये डेट को हम लोग को याद रखना है क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किसके, शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लिव के बीच में हुआ था। तो पहले जो है ना समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था, जो पहले मुगल एम्पायर के हाथ में था, उससे लेकर के अब जो है ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने हाथ में आ गया। और वो क्या क्या देखेगा, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखेगा। और साथ साथ उन्होंने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसका डेजिग्नेशन चेंज कर करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एक चीफ जज और 3 अदर जज बनाया गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का मेन पॉइंट है। अब पढ़ते हैं पीट इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि कुछ चेंजेस जो 1773 में एज अ डिफेक्ट हुआ, उसको चेंज करने के लिए उन्होंने पीट इंडिया एक्ट 1784 लाया, जिसमें क्या किया, इन्होंने कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी का जो है ना, इन्होंने सेपरेट कर दिया। मतलब एक उन्होंने बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि सिर्फ कमर्शियल अफेयर को देखेगा, एक बनाया इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल अफेयर को देखेगा। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1883, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या हुआ कि जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से चेंज करके क्या बन दिया, इंडिया। अब और उसके साथ साथ इसको क्या दे दिया, सिविल एंड मिलिट्री पावर। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड वॉरेन बेंटिंग, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बॉम्बे और मद्रास का प्रेसिडेंसी का जो पावर था उससे हटा दिया गया, सिर्फ एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें अगर मेन पॉइंट में देखें तो एक तो इन्होंने मिनी पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टार्ट किया और साथ साथ इन्होंने ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। मैकॉली कमेटी इसी में आया था, जो मैकॉली कमेटी 1854 में। ये मैकॉली कमेटी भी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ये डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 में क्या क्या चेंजेस आए। तो जब सिपाही मिटनी हुआ, मतलब तो हम लोग 1857 में सिपाही मिटनी हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, मतलब फर्स्ट वॉर, सिपाही आंदोलन, विद्रोह के बाद। तो इसे क्या होता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और ये हम लोग के लॉर्ड कैनिंग कौन बना, ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और इसने क्या किया, दो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पावर को खत्म कर दिया। फिर आया 1864 में, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि पहली बार जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में तीन आदमी को नॉमिनेट किया गया। तो इसमें 3 थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये भी पूछ लेता है कभी कभी। अब आते हैं फीचर ऑफ एक्ट 1909 में। तो इससे कहते हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब मॉडले कौन थे, मॉडले जो है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो के कौन थे, मिंटो वाइसराय थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना प्रोविंसेस पावर को 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे जिसको बोलते हैं ट्रांसफर एंड रिजर्व। तो ट्रांसफर कौन होगा, तो गवर्नर एंड उसके जो मिनिस्टर होंगे उसके सलाह से, विथ एड ऑफ हिज मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल होंगे उस सब्जेक्ट को देख रेख करने के लिए। और रिजर्व क्या होगा कि गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब गवर्नर और उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे वो उस पार्ट को वो रख लिया। तो इन्होंने क्या किया, पावर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब आते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डायरकी जिसको बोलते हैं, कि फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म, मतलब जैसे अभी होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री, ठीक है। फिर आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में आया था, ठीक है। 7 मेंबर कमेटी था, सर जॉन साइमन, और इन्होंने क्या बोला था, एबॉलिशन ऑफ डायरकी। अब डायरकी क्या है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। फिर कम्युनल अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड में मैकडोनल्ड जो है ना, और इसी में जो है ना, जो पूना पैक्ट हुआ था
पूना पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीडर ऑफ कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लास के बीच में हुआ था, जिसे कम्युनल अवार्ड करते हैं। और ये किसने अनाउंस किया था? पीएम मैकडोनाल्ड। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें फेडरलिस्ट एंड प्रोविंशियलिस्ट आया था। और इन्होंने क्या किया? एबॉलिशन ऑफ डायरकी एट सेंटर। इन्होंने डायरकी जो एट सेंटर पर है, जो यहाँ पर था कि रिजर्व लाइक ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट में, जहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये इसने यहाँ से हटा करके क्या एबॉलिशन ऑफ डायरकी एट सेंटर हटा दिया। ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ एक्ट 1947 आया, जो लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के द्वारा। फिर पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 2। तो अगर हम लोग चैप्टर 1 में मेन पॉइंट को देखें तो हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है? इलाहाबाद ट्रीटी 16 अगस्त 1765 में किसके बीच में? शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लिव के बीच में। फिर उसके बाद इसमें पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, 3 पॉइंट। फिर उसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है कि फिर हम लोग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पर पहले हम लोग को ये भी देख लेना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं तो हम लोग का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहाँ पर मैकॉली कमेटी एक इम्पॉर्टेंट है, जो 1854 में हुआ था। फिर लॉर्ड कैनिंग तो फर्स्ट वॉइस रहा है, ये तो होना ही चाहिए पता। फिर उसके बाद ये 3 कौन कौन से थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सरदीन कनराव। ठीक है। फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो हुआ था, जिसमें ट्रांसफर एंड सब रिजर्व था। और ये फिर तो और एबॉलिशन ऑफ डायरकी एट सेंटर जो है ना, ये पॉइंट। तो इतने सारे चीज़ हम लोग को, अगर हम लोग एक पॉइंट बनाए कि हम लोग को क्या क्या पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ओके। तो अब हम लोग अगर पॉइंट वाइज देखें कि क्या क्या पढ़े हैं, तो इलाहाबाद ट्रीटी पढ़े, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़े, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़े। फिर हम लोग पढ़े मैकॉली कमेटी, भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पूना पैक्ट कब हुआ था? किसके बीच में? लीडर ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास के बीच में। ठीक है। और एबॉलिशन ऑफ डायरकी कब हुआ था? डायरकी एट सेंटर में, ये 1935 के एक्ट के बीच में। तो इतना पॉइंट हम लोग को चैप्टर 1 से एक इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं क्या चैप्टर 2 में, जो कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एम.एन. रॉय जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक ऑफिशियली डिमांड किया था कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। तो ये सबसे पहले कब एक्सेप्ट हुआ? अगस्त, जिसे बोलते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1947। ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब आते हैं कि अब इसमें क्या हुआ कि क्योंकि पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी होगा। ठीक है। और जब कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट करता था एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, तो उसको कौन चेयर करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड जब कभी वो मीट करते थे एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो क्या जीवी मावलेकर करते थे। फिर नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये पॉइंट को भी कभी कभी पूछ लेगा, तो इसलिए याद कर लेते हैं कि जुलाई 22 को 1947 को नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम जनवरी 24 1950 और नेशनल सॉन्ग जनवरी 24 1950। अब आते हैं कि जो मेजर कमेटी थे, तो अब मेजर कमेटी भी हम लोग को ध्यान रखना है, बट इसको पढ़ने का एक तरीका है कि कैसे हम लोग को याद रखना है कि जैसे यूनियन पावर कमेटी, पावर किसके हाथ में था? जवाहरलाल नेहरू के। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, मतलब सब चीज़ का जो मेन हेड था वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल को कौन बनाया गया था? सरदार पटेल, जो उन्होंने सारे छोटे छोटे मोर देन 500 जो राजाओं की जो थी प्रोविंसेस, उन सबको इकट्ठा करके एक स्टेट, मतलब जो भी स्टेट बनाए उस समय। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और स्टेयरिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। ठीक है। अब आते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो चेयर कर रहे थे, एन गोपाल स्वामी, फिर ए कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शदुल्ला,
एन माधवा राय और टी कृष्णमाचारी। ये भी पॉइंट कभी कभी एग्जाम में आ लेता है, तो हम लोग को बस देख के रखना है कि कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो अम्बेडकर सर की अध्यक्षता में एन गोपाला स्वामी थे, फिर ए कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर के एम मुंशी। तो ये सारे पॉइंट को, और 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हम लोग चूज़ किए उस दिन फर्स्ट रिपब्लिक डे, क्योंकि उसी हम लोग उस दिन को एज अ पूर्ण स्वराज के रूप में मनाते हैं, जो 1930 को वो हुआ था लाहौर सेशन, जो 1929 के दिसंबर में हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 26 जनवरी 1930 को। तो इस वजह से हम लोग 26 जनवरी की को रिमेंबर करने के लिए पूर्ण स्वराज 1950 को मनाते। ओके, अब बढ़ते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या क्या था कि हम लोग को जो है ना फंडामेंटल राइट्स दिया गया था। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो 14 से 18 के बीच में है, ठीक है। फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22 के बीच में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो जो 25 से 28 के बीच में है। फिर एजुकेशनल राइट्स 29 से 30 के बीच में दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके बीच में दिया है, आर्टिकल 32 के बीच में, ठीक है। तो अब इसमें रिट्स जो है ना 5 प्रकार के होते हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड क्वो वारंटो। और हम लोग को ये भी देख लेना है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि शेड्यूलिंग पूछ लेते हैं कि ये कौन सा शेड्यूलिंग में आता है। जैसे 11th शेड्यूल इज इम्पॉर्टेंट, 12th शेड्यूल इज इम्पॉर्टेंट, और 10th शेड्यूल भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब शेड्यूल तो सारे इम्पॉर्टेंट है, बट जैसे क्या है कि अब 11th में क्या है कि पंचायती राज के बारे में जो है ना कौन से शेड्यूल में बात होता है, तो 11th शेड्यूल में बात होता है। फिर म्यूनिसिपैलिटी का कौन से शेड्यूल में बात होता है, तो 12th शेड्यूल में बात होता है। तो ये पॉइंट, ये दोनों को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब जो है ना फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो है ना 9 शेड्यूल के अंदर में होता है, बट ये दोनों को तो दिस 2 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो सोर्स कहाँ से लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके बारे में यस, तो सोर्स क्या क्या लिया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, मतलब फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी पावर, तो ये सारे जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया गया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात हुआ था। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया था। कैनेडियन से स्ट्रॉन्ग सेंटर मीन्स जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो सेंटर के हाथ में रहेगा, जैसे अभी भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच से क्या क्या लिया गया था, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हम लोग प्रियम्बल में देखते हैं कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया था, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। हम लोग को ये प्रियम्बल पता होना चाहिए, इवन याद होना चाहिए सभी को कि प्रियम्बल कैसे हुआ था। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होकर के इसमें 5 टर्म को ऐड किया गया था, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 पॉइंट हम लोग के प्रियम्बल में ऐड था। फिर अब जो है ना जस्टिस किस किस फॉर्म में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल के फॉर्म में, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो और हम लोग जो है ना ये पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना कब कंप्लीट हो गया, 26 जनवरी 1949 को। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग कब मनाते हैं, 26 नवंबर एवरी ईयर मनाते हैं, लेकिन एक्चुअली अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और हाँ, ये जो पार्ट है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में हुआ था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 के अंदर में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये पार्ट, इसको हम लोग डिटेल में फिर देखते हैं। अब जैसे आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में जैसे यानी कि ये कौन कौन से ऑरिजिन से लिया गया था, तो ब्रिटिश ऑरिजिन से इक्वालिटी बिफोर लॉ, और अमेरिकन से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर 15 में आया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पर उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आया,
और हाँ, इसमें जो है ना वीकर सेक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्टिकल 240 में प्रेसिडेंट के द्वारा पावर है कि वो जो है ना, जिसमें बीपी मंडल कमीशन जो सारे मतलब वीकर सेक्शन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। फिर जो है ना आर्टिकल 17, अब एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि सपोज अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अब आते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल मतलब जैसे मिलिट्री और एकेडमी के अलावा आप जो है ना, जैसे महाराजा ये वो कोई भी टाइटल आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आए आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में जैसे प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये सारे जो 6 हैं आर्टिकल 19 में, ABCDEF, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस मीन्स कि आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट जो है ना एक्यूज पर्सन को। और फिर 20 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू एजुकेशन मिला किसके अंदर में, आर्टिकल 21 में, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसको मिलेगा 6 to 14 ईयर्स को। फिर आते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव। एक होता है जिसमें कि आप क्राइम कर चुके हो तब आपको पुलिस पकड़ेगी, और एक होता है जहाँ पर आपके क्राइम करने से पहले अगर पुलिस को लगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो सकता है तो वो आपको जो है ना आपको अरेस्ट करके ट्रायल में आपको ले जा सकती है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि जब आप क्राइम कमिट कर लेते हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि बिना ट्रायल के आपको जो है ना कोर्ट जो है ना कोर्ट को कन्विक्ट करेगी। तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो पहले 3 महीने का डिटेंशन था, उसको कम करके उसको 2 महीने का डिटेंशन कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कि 29, तो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आप किसी को, फोर्स लेबर का मतलब होता है कि बंधुआ मजदूर, मतलब किसी को आप जो है ना ताउम्र काम करा नहीं सकते हैं, मतलब उसके लिए वो कर दिया। फिर आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो इसमें आपने तो 14 साल के बच्चे को जो है ना आप कोई भी किसी भी प्रकार का आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, और कुछ हजारिया काम में तो 18 साल से पहले को आप नहीं दे सकते। फिर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। फिर 26 में मैनेज कर रिलीजियस अफेयर्स, टैक्सेशन फॉर प्रमोटिंग रिलीजन। फिर आते हैं फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, माइनॉरिटीज, फिर राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर, ये सब। फिर आते हैं आर्टिकल 32।